तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने डाउट्स क्लियर करते हैं पहले। तो फर्स्ट डाउट सचमन ने पूछा था कि सर एक्सरसाइज 4.2 के थर्ड का फोर्थ एक्सप्लेन करूं। वैसे मैंने ये करवा दिया था, फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुन लें। वो एक्सरसाइज 4.2 के थर्ड का फोर्थ, इसमें यह था कि x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। क्या इसको ये वैल्यू यानी √2, 4 √2 सेटिस्फाई करेगी या नहीं। यानी कि x की जगह √2 रखना था और y की जगह 4 √2 रखना था। तो मैंने x की जगह √2 2 एज इट इज़, माइनस का साइन, y की वैल्यू 4 रख दी। 4 √2 इक्वल टू 4 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई ओनली 4 से होना है, अंदर वाले √2 से नहीं होना। तो इसका मतलब ओनली 8 √2 बनेगा। अब क्वेश्चन था उसका कि सर ये 7 √2 माइनस 8 √2 7 √2 कैसे बन गया। तो इसको समझो आप। इसको समझने के लिए कि यहाँ पे देखो √2 कितनी बार आया हुआ है, 8 टाइम्स, 8 बार आया हुआ है। और यहाँ √2 1 टाइम आया हुआ है। √2 यहाँ पे 8 बार है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, 1 बार है। तो 8 बार में से 1 बार माइनस करना है √2 को। यहाँ √2 8 टाइम्स है, यहाँ √2 1 टाइम्स है। तो 1 टाइम में से 8 टाइम माइनस करना है, तो आपको ही पता है कि माइनस का 7 टाइम्स बचेगा। तो ये इसके 4 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट ए सॉल्यूशन। तो ये सचमन की प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में, जो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी और डाउट है तो मेरे को दोबारा मैसेज कर देना, मैं दोबारा अलग से समझा दूँगा। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 1 टाइम है, उसमें से 8 टाइम माइनस करना है। तो 1 में से 8 माइनस कर देना, √2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अमरवीर ने एक्सरसाइज 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें आंचल ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल सही किया था। अमरवीर को मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है कि x + y और w + z ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें ये बताना था कि AOB यानी कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें ये कन्फर्म पता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 360 डिग्री होता है। यानी कि W, X, Y, Z चारों एंगल्स का मिलकर 360 होना चाहिए। अब मैंने x + y को अलग इकट्ठा कर लिया, w + z को अलग प्लस कर लिया, यानी कि दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में कर दिया, इक्वल टू है 360 के। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि x + y और w + z इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस आपस में इक्वल है। यानी कि हम x + y और w + z एक इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर w + z को x + y में रिप्लेस कर दिया, यानी क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं तो मैंने w + z की जगह x + y लिख दिया। तो x + y एक ये रहा, एक ये रहा, यानी 2 टाइम्स हो गया x + y। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे उधर लेके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x + y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। और ये मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 एंगल्स का प्लस 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 2 एंगल्स का प्लस अगर 180 डिग्री हो तो AOB क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये अमरवीर की प्रॉब्लम थी जो मैंने सॉल्व कर दी है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा हो तो मेरे को दोबारा व्हाट्सएप कर देना या कॉल करके पूछ लेना। तो इस 9th क्लास में 2 ही बच्चों ने प्रॉब्लम्स पूछी थी, दोनों मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। आप अपने नेक्स्ट मूव करते हैं। आज का जो टॉपिक है जो स्टार्ट करना है हमने, उसमें है एक्सरसाइज 6.2 को। 6.1 के मैंने
कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, कुछ होमवर्क करने के लिए कहा था, तो वो आपने खुद ने किए होंगे। उसके बाद आज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं अपने, तो उसको आप ध्यान से समझ लेना और उसको अपने नोटबुक में कर लेना ताकि आपकी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर न रहें। तो इसके लिए आपको छोटे छोटे 3 या 4 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके लिए देखो क्या है कि इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस है, ए बी और पी क्यू 2 पैरेलल लाइन है, जिसको ये एक लाइन जो एक्स वाई है इनको ऐसे कट कर रही है। तो इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही हो तो उस दौरान 8 एंगल्स बनेंगे, 8 एंगल्स बनेंगे अपने पास। मैंने एंगल्स का नेम लिख दिया, नंबर लगा दिया उनको कि 1 नंबर एंगल ये रहा, 2 नंबर ये रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर 2 लाइंस पैरेलल और थर्ड लाइन कट करें तो 8 एंगल्स बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 एंगल्स बन जाएंगे, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। अब इन एंगल्स में क्या होता है, कुछ खासियत होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए कि पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, 1 के इक्वल है 5। जैसे ऊपर की तरफ ये 1 है, वैसे ही दूसरी लाइन में ऊपर की तरफ कौन सा है, 5 है, तो 1 और 5 इक्वल होगा। इस तरफ 2 है, इस तरफ 6 है, तो 2 6 के इक्वल होगा। इस तरफ नीचे की तरफ 3 है और इस लाइन में नीचे की तरफ 7 है, तो 3 और 7 इक्वल होगा। लास्ट इस तरफ 4 है, इस तरफ भी 8 है, तो 4 एंड 8 इक्वल होगा। 1 इक्वल होगा 5 के, 2 इक्वल होगा 6 के, 3 7 के एंड 4 8 के। इस तरीके से इसमें आप डायग्राम में देख के एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव एंगल इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो जेड की फॉर्म में ऐसे बने। अगर इस तरीके से जेड बना है तो इन दोनों के बीच का एंगल आपस में इक्वल होता है। जैसा कि इस डायग्राम में देखो, ये लाइन ऐसे आ रही थी, नीचे की तरफ टर्न हुई, वापस इस तरह क्यू की तरफ मुड़ गई, तो इस तरीके से ये एक जेड बन रहा है। तो जेड के अंदर 2 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं जेड के अंदर 2 एंगल्स, इस तरफ 3 बन रहा है, इस तरफ 5 बन रहा है, तो 3 और 5 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से इस जेड के बाहर की तरफ 4 बन रहा है, इधर कॉर्नर पर जेड से बाहर की तरफ 6 बन रहा है, तो 4 एंड 6 भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि ये इंटीरियर की तरफ है इसलिए इनको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहेंगे। इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बन रहे हैं। इस जेड में ही देखो, इस तरफ बाहर की तरफ जेड से बाहर की तरफ इस तरफ 2 है और इधर बाहर की तरफ 8 है, तो 2 एंड 8 आपस में इक्वल होगा। और इधर कॉर्नर पर 1 है, इधर कॉर्नर पर 7 है, तो 1 एंड 7 इक्वल होगा। 2 8 के इक्वल होगा, 1 7 के इक्वल होगा। रीज़न आपने हर क्वेश्चन को देना ही है, हर एंगल का भी एंगल क्यों इक्वल है। अगर ये इस प्रॉपर्टी से कर रहे हो तो ब्रैकेट में लिखोगे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आप इंटीरियर वाले एंगल को इक्वल कर रहे हो तो ब्रैकेट में लिखना होगा ये वाला। अगर आप एक्सटीरियर एंगल को इक्वल कर रहे हो तो ये वाला लिखना होगा। लास्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये मैंने उस दिन भी बताया था कि इस तरीके से अगर 2 लाइनें कट कर रही हैं तो आमने सामने वाला 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है, तो 1 और 3 2 एंड 4 इक्वल होगा। इस तरफ 6 और 8 7 एंड 5 आपस में इक्वल होंगे, 1 3 के, 2 4 के, 6 8 के एंड 5 7 के। तो इस तरीके से 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले फिर नोटबुक में नोट कर लेना और उनको अच्छे से समझ लेना। फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ये नोट करने के बाद आप फर्दर मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ।
तो 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बना हुआ है, बुक में भी बना हुआ है, एज इट इज़ मैंने नोटबुक में बना लिया है। आपने भी हर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस तरीके से डायग्राम ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न न हो कि सर ये कैसे हो गया। साथ के साथ डायग्राम बना होगा तो प्रॉब्लम साथ के साथ सॉल्व होती जाएगी आपकी। क्वेश्चन लिखना कंपलसरी नहीं है, आप क्वेश्चन मत लिखना, सिर्फ डायग्राम बनाना, उसको सॉल्व कर देना, लेकिन क्वेश्चन नंबर ज़रूर नोट कर देना ताकि आपको डाउट ना हो। कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन लिख भी सकते हो आप, और क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते इस टाइप से क्वेश्चंस में तो भी चलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये 50 डिग्री है, ये x है, ये y है, ये 130 डिग्री है, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ये y एंगल इस 130 डिग्री के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हमें गिवन है। अब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने लिख दिया कि y है वो 130 डिग्री के इक्वल है। आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो y बन गया 130 डिग्री। ब्रैकेट में रीज़न लिख दिया क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद y वैल्यू फाइंड होने के बाद नेक्स्ट देखो, x एंगल और y एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये मैंने बताया था कि इस तरीके से z बन रहा है। अगर इस तरीके से z बन रहा हो तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो तो दोनों इक्वल होंगे, x और y इक्वल होंगे। y की वैल्यू हमें 130 कन्फर्म है, तो x की भी 130 डिग्री आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी मैंने, इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अब आप कि इस तरीके से डायग्राम गिवन है x, y और z, और हमें ये गिवन है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है, यानी कि तीनों पैरेलल हैं, और y और z 3:7 में है। y और z किसके अंदर है? 3:7 में है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने सोल्व किया है कि x और z आपस में इक्वल है, x एंगल और z एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो तो इक्वल होते हैं, इसलिए x और z इक्वल हो गया हमारा। अब हमें तो गिवन था कि y/z 3:7 में है, y/z किस में है? 3:7 में है। अभी हमने प्रूव किया था कि z और x बराबर हैं, तो मैंने क्या कर दिया, जैसे y और z 3:7 में होगा वैसे ही y/x भी 3:7 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि z और x आपस में इक्वल है। z और x एक आपस में इक्वल है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि y और x भी 3:7 में होगा। अब डायग्राम में देखिए कि x और y दोनों क्या हैं? दोनों हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। दोनों इंटीरियर एंगल हैं, सेम साइड है, एक ही तरफ बन रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का प्लस कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि x प्लस y कितना होना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री। अब हमें पता है कि y/x है 3:7 में, तो 3:7 में है, इसका मतलब y की वैल्यू 3a है, x की वैल्यू 7a है। दोनों का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए, तो मैंने 3a और 7a को प्लस कर दिया, 180 डिग्री के इक्वल रख दिया। तो 7 + 3 यानी कि 10a = 180 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई है 180 को 10 से डिवाइड करने के बाद 18 डिग्री। a की वैल्यू आपके पास 18 डिग्री आ गई है। हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x हमने लिया हुआ था 7a, यानी कि a की वैल्यू है 18, यानी कि 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके आता है 3, जो आप
अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम गिवन है कि P Q R S T, इस तरीके से एक डायग्राम गिवन है। ये एंगल 110 डिग्री है, ये एंगल 130 डिग्री है। ये दो एंगल्स आपको गिवन है कि P Q R 110 है, R S T यानी कि ये एंगल 130 डिग्री है। हमें Q R S यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल Q R S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको समझो आप। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, अपने इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिया। मैंने क्या ऐड किया है कि XY लाइन एक ड्रॉ किया है जो पैरेलल है P Q और S T के। तो मैंने एक ये लाइन XY ड्रॉ कर दिया है जो इसके भी पैरेलल है और इधर से एस टी लाइन के भी पैरेलल है। तो ये एक पूरी लाइन दोनों को एक साथ पैरेलल है। अब आगे देखिए कि वही वाला रीज़न जो अभी हमने सॉल्व किया था कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं। ये 110 है, ये हमें मालूम नहीं, तो इन दोनों का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू एंगल क्यू आर एक्स, पी क्यू आर एंड क्यू आर एक्स दोनों का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। पी क्यू आर की वैल्यू हमें 110 वैल्यू डिग्री कन्फर्म है, तो यहाँ से प्लस का 110 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई कि ये 70 डिग्री है। क्यू आर एस की वैल्यू 70 डिग्री हमें कन्फर्म हो गया। इसी तरीके से हमें आर एस टी की वैल्यू 130 है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये भी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है। तो एंगल टी एस आर और एस आर वाई, टी एस आर और एस आर वाई दोनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। टी एस आर की वैल्यू 130 है, मैंने पुट कर दी वैल्यू। प्लस का 130 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एस आर वाई, एंगल एस आर वाई की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब इधर वाली 70 है, ये वाला 50 है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल एक्स आर क्यू, एंगल क्यू आर एस, एंगल एस आर वाई तीनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 70 है। एस आर वाई की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 50 है। क्यू आर एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तीनों का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। तो 70 प्लस 50 यानी कि 120 डिग्री। तो प्लस का 120 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री हो गई है और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, मैंने पूरा नोट कर दिया आपको। और फिर भी डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने आप करना है, होमवर्क है आपके लिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब आपके सामने, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस दो मिरर हैं। तो दो मिरर्स हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो मैंने एक यहाँ से लाइट रे यहाँ से अपने अगर छोड़ें तो वो ए बी रे है, वो बी पर टकराने के बाद सी की तरफ टर्न हो जाएगी और सी पर मिरर से टकराने के बाद डी की तरफ टर्न हो जाएगी। तो हमें ओवरऑल ये बताना है कि ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है। लाइट रे ए बी एंड लाइट रे सी डी, ये वाली लाइट वाली रे और ये वाली रे आपस में पैरेलल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें ये चीज़ गिवन है कि पी क्यू और आर एस टू मिरर्स हैं, ए बी बी सी एंड सी डी आर रेज है, और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, अपनी तरफ से बनाया है। ये नॉर्मल लाइन होती है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर, वरना इस साल आपके फिजिक्स में है, लाइट वाले में है, कोई भी अगर मिरर है
तो उसके हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ होती है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो मैंने 2 नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए, एक तो बी से और एक सी से। बी से नॉर्मल है BL और सी से नॉर्मल है CL। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि BL है वो परपेंडिकुलर है BQ के, CM वो परपेंडिकुलर है RS के, यानी कि ये दोनों नॉर्मल है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। अब आप इस साल फिजिक्स में पढ़ोगे भी रिफ्लेक्शंस रूल। रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर जब करोगे फिजिक्स के अंदर, तो उसका एक रूल होता है। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई मिरर है आपके पास, उस मिरर में अगर आप एक तरफ से लाइट डालते हो यहाँ से, तो वो यहाँ पर टकराने के बाद वापस टर्न होती है, इस तरफ रिफ्लेक्ट होती है। ये इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। जो लाइट आती है उसे इंसिडेंट कहते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है उसे, जो मुड़ती है उसे रिफ्लेक्ट कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन रे है। ये दोनों लाइट्स की लाइन, ये नॉर्मल होता है, जैसे कि मैंने कहा था ये परपेंडिकुलर होता है। ये इस नॉर्मल के, इसको नॉर्मल कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि ये लाइट, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जितने डिग्री एंगल बनाती है, रिफ्लेक्शन लाइट भी उतने ही डिग्री एंगल बनाएगा। जितने डिग्री से आप यहाँ पर लाइट डालते हो नॉर्मल में, उतने ही डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि रिफ्लेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल होता है। मैंने यही यहाँ पे नोट किया, आप अच्छे से देख लो कि बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब एंगल I इंसिडेंट और एंगल R रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल I और एंगल R क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अपने अब डायग्राम में देखें तो एंगल I कौन सा बना है? ABL एंगल। ये जो ABL एंगल है ये वाला, और रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है LBC, यानी कि ये वाला एंगल। ABL और LBC दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे मैंने इस B पॉइंट पे चेक किया है, वैसे ही C पॉइंट पे हो जाएगा कि एंगल BCM, ये BCM और एंगल DCM, यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ABL LBC के इक्वल हो गया, BCM MCD के इक्वल हो गया। तो ये दोनों आपने नोट कर लेने हैं एज इट इज़। अब देखो आगे, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, इधर से ये लाइन भी नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। BL लाइन CM के पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्योंकि इसको अगर आप थोड़ा सा मोड़ के देखेंगे, कॉपी को टर्न करके देखेंगे, तो Z बन रही है। तो Z में अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही मैंने नोट किया है कि पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रही हैं। अब LBC और BCM इक्वल है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में प्रूव किया था कि LBC ABL के भी इक्वल है, और दूसरी तरफ BCM किसके इक्वल है? MCD के। यानी कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये चारों एंगल्स आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये चारों एंगल्स इक्वल हो गए। ये चारों एंगल्स, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये लास्ट एंगल, 1 2 3 4, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये पूरा एंगल ABC और ये पूरा एंगल BCD, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या हो गया? इक्वल हो गया। एंगल ABC और एंगल BCD आपस में इक्वल हो गए हैं। तो वही रूल अब अभी तक तो अगर पैरेलल होता है, ऐसे कट कर रहे हैं तो एंगल इक्वल होते हैं। अब इसका उल्टा हो गया कि एंगल इक्वल है, इसका मतलब AB लाइन और CD लाइन इक्वल पैरेलल होंगी। क्योंकि पहले पैरेलल थी इसलिए इक्वल था, अब उल्टा कह देंगे इक्वल है ये दोनों एंगल्स, इसका मतलब AB लाइन और CD लाइन क्या हो जाएगी?
पैरेलल हो जाएगी, और यही हमने लिखना था और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, जो आपकी स्क्रीन पे मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। इस तरफ तो ये साइड है और दूसरी तरफ ये है। तो ये क्वेश्चन नोट आप नोटबुक में कर लेना। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपने अपने आप करना है। फिर भी नहीं समझ में आता तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना मेरे से, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या तो उसी टाइम सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको पहले वो पुराने वाला एक्सप्लेन करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर अपने मूव करेंगे। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।